गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। खनिज यानी क्या? खनिज की कई परिभाषाएं हो सकती है। विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अजैविक, ठोस, रवेदार, यौगिक या तत्व को खनिज मानते हैं। आप लोग साइंस में इसके बारे में पढ़े होंगे कि प्राकृतिक रूप से जो अजैविक, ठोस, रवेदार, यौगिक तत्व को खनिज मानते हैं। लेकिन आगे देखा गया है कि देखते हैं, इस तरह की परिभाषा आपने अपने विज्ञान के पाठों में पढ़ी होगी, लेकिन भूगोल और भारतीय कानूनों में हम खनिज को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं। प्रायः वे सभी खनिजें जो प्राकृतिक हो और हमें खनन, खुदाई, ड्रिल, तालाब आदि के तल से खोदना, पत्थर काटना आदि द्वारा प्राप्त हो, मतलब खुदाई के द्वारा प्राप्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टी, रेत, कोयला, धातु अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हैं जो खनिज के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर हम अपने चारों ओर नज़र डालें तो पाएंगे कि हमारे दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं खनिजों से बनी हैं। जो हमारे दैनिक जीवन में वो ज़्यादातर हम क्या है, खनिजों का उपयोग हम अधिकांश या खनिजों से बनी हुई चीज़ों का उपयोग हम ज़्यादातर करते हैं। हमारे घर परिवार चूना, सीमेंट, लोहे की छड़ आदि से बनते हैं। जो हमारे घर है वो मुख्यतः इन्हीं चीज़ों से बनते हैं जो क्या है, खनिज से ही बने हैं। अधिकांश धातु की चीज़ें खनिज अयस्क से बनी होती हैं। सोना, चांदी, मणिक मतलब रत्न आदि से बने आभूषण भी खनिज से ही बने हैं। हम ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल, केरोसिन उपयोग करते हैं। ये सभी खनिज तेल या पेट्रोलियम परिष्करण से बने हैं। परिष्करण मतलब उन्हें साफ करना या जो बनाने की प्रक्रिया होती है उससे बने होते हैं। दूसरे प्रकार के ईंधन जैसे कोयला और गैस भी खनिज के रूप है। मतलब जो दूसरे प्रकार के जो खनिज है वो ईंधन के रूप में जो लाए जाते हैं वो कोयला, गैस, खनिज के रूप में होते हैं। अधिकांशतः कहा जाता है कि भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप में जमीन के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। मतलब भूगोल की दृष्टि से ये माना गया है। हम देखते हैं कि जो भी वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर खनन मतलब खुदाई के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे हम खनिज कहते हैं। खनिज संपदा भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित होती है। जो खनिज संपदा है वो भूगर्भिक मतलब भूमि के अंदर या भूगर्भ के अंदर प्रक्रियाओं मतलब अंदर में जो होने वाली प्रक्रियाओं से ही वो निर्मित होती है, क्रियाओं से। और पृथ्वी पर इसकी मात्रा सीमित है। ये बहुत अधिक मात्रा, इनकी मात्रा क्या है? बहुत अधिक नहीं है, वो क्या है? सीमित मात्रा है। इसका नवीकरण नहीं हो सकता है। वो उनको बनने में क्या है? बहुत हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। हर प्रकार का खनिज कभी ना कभी समाप्त हो सकता है। मतलब हर प्रकार का खनिज वो कभी ना कभी वो समाप्त हो सकता है। अतः इनका उपयोग इस तरह किया जाना चाहिए ताकि वह टिकाऊ बना रहे और हमारी अगली पीढ़ी को भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो। तो क्या है कि हम जो भी खनिज का उपयोग करते हैं उसको क्या है, लंबे समय तक बनाने के लिए उसे टिकाऊ होना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली अगली पीढ़ी है वो भी उनका उपयोग उचित मात्रा में, सही मात्रा में उनको उपलब्ध हो सके। अब आगे देखते हैं खनिज किसके हैं। मान लें किसी गांव के नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडारण पता चला तो वह चूना किसका होगा? जमीन के मालिक का, पूरे गांव का या पूरे राज्य या देश का? यहाँ ये बताया गया कि अगर किसी भी क्षेत्र में किसी जगह पे अगर भंडारण का पता चलता है, चूना भंडारण का पता चलता है तो वो चूना भंडार किसका होगा? या मालिक का होगा या गांव वाले का होगा या राज्य का या फिर देश का? तो इसके बारे में देखते हैं कि अलग अलग देशों में इसके संबंध में अलग अलग कानून हैं।
अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में इसके संबंध मतलब खनन के संबंध में अलग अलग कानून बने हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में वह जमीन के मालिक का होगा। यहाँ बताया गया कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो भी खनिजें प्राप्त होंगी वो किसका होगा, उस जमीन के मालिक का होगा। जबकि जर्मनी जैसे देशों में वह किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। भारत में इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई में जो भी खनिज मिले वह पूरे देश का होगा। लेकिन भारत में क्या बताया गया है कि जो भी चीज़ें खनिजें प्राप्त होंगी गहराई में वो क्या है, वो खनिज पूरे देश का होगा और उसके उपयोग संबंधी नियम कौन बनाएंगी, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाएंगी। लेकिन भारतीय कानून में कई लघु खनिज भी हैं जिनके उपयोग संबंधित नियम कानून राज्य सरकार को बनाना होता है। लेकिन इसके अलावा भी बताया गया कि अगर भारतीय कानून में कई ऐसे लघु खनिज हैं मतलब छोटे खनिज हैं जिसका उपयोग संबंधित नियम कौन बनाती है, कानून राज्य सरकार को ही बनाना होता है। जो कोई खनन करता है वह सरकार से अनुमति प्राप्त करके ही करेगा और प्राप्त खनिज के लिए सरकार को रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा और उस जमीन का किराया भी चुकाएगा। यहाँ जो भी उन चीज़ों को मतलब जहाँ खनन करना है या खुदाई करना है उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, अनुमति प्राप्त करना पड़ेगा। साथ ही खनिज के लिए सरकार को रॉयल्टी मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा और साथ में ही उस जमीन का उसे किराया भी देना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। संक्षेप में हर प्रकार का खनिज सार्वजनिक संपत्ति यानी सभी भारतीयों की साझी संपत्ति है। संक्षेप में एक छोटी बात बताई गई कि संक्षेप में कहा गया है कि खनिज क्या है, सार्वजनिक संपत्ति, सभी की संपत्ति यानी सभी भारतीयों की साझी संपत्ति, मिलीजुली संपत्ति है जिसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है। जिसका उपयोग क्या है, सभी के हित के लिए, भारत में रहने वाले सभी भारतीयवासी के लिए किया जाना है। सभी लोगों की ओर से केंद्र और राज्य सरकारें इनके उपयोग का संचालन करेंगी और उनसे मिलने वाले आय का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए करेंगी। यहाँ की जो फायदा होगा, जो हित के लिए करना है सभी के लिए, वो केंद्र और राज्य सरकारें इनके उपयोग का संचालन करेगी कि खनिज का किस तरीके से उपयोग करना है और उससे मिलने वाली जो भी आय प्राप्त होगी वो कैसी होगी, सार्वजनिक हित के लिए करेंगे, मतलब सभी के हित के लिए किया जाएगा। अब आगे देखते हैं खनिज नीति। भारत में खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीतियां हमारे विकास और औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ बदलती रही हैं। भारत में जो खनिज संपदा के जो उसके उपयोग में जो भी संबंधित नियम कानून बने गए हैं वो क्या है, विकास और औद्योगिकरण, मतलब विकास भी होना है और औद्योगिकरण की नीति के विकास में के साथ साथ वो कैसी होती रही हैं, बदलती रही हैं। जैसे जैसे परिस्थिति औद्योगिक में नियम परिवर्तन होंगे उसी के आधार पर वो परिवर्तन होते रहेंगे। खनन नीति निर्माण के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना होता है। पहला पक्ष राष्ट्रीय विकास और औद्योगिकरण में खनिजों की भूमिका। पहला पक्ष बताया गया कि राष्ट्र के विकास के लिए और साथ में औद्योगिकरण में खनिजों की भूमिका, मतलब औद्योगिकरण में किस तरीके से खनिजों का उपयोग, इस्तेमाल और उसे कैसे करना है। यह किसी दौर में औद्योगिक विकास की नीति से संबंधित है। अब आगे देखते हैं 1990 से पहले विश्व भर के देश चाह रहे थे कि उस देश के खनिज का उत्खनन और उपयोग उसी देश के लोग और वहाँ की ही कंपनियां करें। मतलब 1990 के दशक में विश्व भर के जो सभी देश चाह रहे थे कि देश की जो भी खनिज का जो उत्खनन करना है उसका उपयोग उसी देश के लोग और वहाँ की कंपनियां ही करें, जो भी कंपनियां होंगी वही करेंगी। वे दूसरे देशों को उत्खनन में आने नहीं देना चाहते, मतलब
जहाँ पे जो भी खनिज प्राप्त हुई हैं वो दूसरे देश उत्खनन के लिए आने देना नहीं चाहते थे। लेकिन यह 1990 के बाद तेजी से परिवर्तन हुआ। उसमें क्या है, परिवर्तन होने लगे उत्खनन से संबंधित। आपको याद होगा कि वैश्वीकरण का नया दौर 1990 के दशक में शुरू हुआ था, जिसमें क्या है, बेरोक-टोक अपने जो विदेशी कंपनियां हैं वो आकर के यहाँ की कंपनियों के साथ मिल करके अपने कार्य को कर सकती थी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन जैसे खनिज प्रचुर देश अपनी नीतियों को बदलने लगे ताकि खनन में निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा मिले। ये जो देश थे जो बड़े, वो क्या करते थे, खनिज को प्रचुर मात्रा में अपने देश की नीतियों के साथ वो क्या है, बदलने लगे, जिससे क्या होने लगा, खनिज में निजी कंपनियां, जो निजी कंपनियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या कर सकती थी, उनको बढ़ावा मिला या मिले। वे नई तकनीकी और पूंजी लेकर आए। जब क्या है, जिन देश में खनिज प्राप्त हो रही थी और जो अन्य जो निजी कंपनियां या दूसरे देश की जो कंपनियां हैं उसके आने से क्या होने लगी, जो बाहर से आने वाले लोग थे वो क्या अपने तकनीकी और पूंजी को लेकर के आने लगे और औद्योगिक के उत्पादन की बढ़ती मांग के लिए खनिज संपदा का दोहन करें। अब क्या होने लगे कि उत्पादन की बढ़ती मांग, उद्योगों में जो उत्पादन की जो बढ़ती मांग हो रही थी उससे क्या है, खनिज संपदा का अधिक मात्रा में दोहन कर सकें। इसके साथ ही खनिजों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार और व्यापार अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा। इसकी वजह से क्या है, दूसरे देशों की जो कंपनियां आने लगी, इससे क्या होने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और व्यापार उसमें क्या है, भूतपूर्व ढंग से क्या है, बढ़ने लगा और कोई भी उद्योगपति अपनी ज़रूरत से के खनिज वहाँ से खरीद सकता था। अब जो उद्योगपति था वो या अपनी आवश्यकता के अनुसार उन चीज़ों को वो खरीद सकता था, खनिजों को खरीद सकता था। वर्तमान में सरकारें अपने आप को खनन कार्य तथा खनिज भंडारण खोज से हटा रही है। वर्तमान में मतलब अब की स्थिति में देखा जा रहा है कि सरकार इन खनन कार्य से या भंडारण से अपने आप को हटा रही है और उसे पूरी तरह निजी कंपनियों को दे रही है। अब सरकारें मुख्य रूप से 3 कार्य करती है। पहला है, क्या है बताएगी कि खनिज संपदा के बारे में वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करना और बांटना। खनिज से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी एकत्र करना मतलब उसको संग्रहित करेंगे खनिज संपदा के बारे में और साथ में उसे बांटना है। सरकारें अपने देश में कहाँ क्या खनिजें, क्या संसाधन उपलब्ध हैं, इसकी वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करती है। सरकारें क्या करेंगी कि देश में कहाँ कौन सी खनिज प्राप्त हो रही है, उस या संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उसको उपलब्ध कराना, वैज्ञानिक जानकारी इकट्ठा करना और उसे सार्वजनिक करती है, मतलब सभी के लिए करती है ताकि विभिन्न कंपनियां उनके उत्खनन के लिए आगे आएँ। जहाँ से खनिज प्राप्त हुआ है उसके लिए वो विभिन्न कंपनियों को उत्खनन के लिए बुलाती है। दूसरा, खनन उद्योग को विनियमित एवं रेगुलेट करना। दूसरा क्या है, मुख्य बातें बताई गई है कि विनियम मतलब रोक टोक या फिर नियंत्रण कह सकते हैं आप, रेगुलेट मतलब नियमित करना, ये कार्य मुख्य तौर से है। सरकारों का दायित्व है मतलब उनकी जिम्मेदारी है कि खनन कायदे कानून के तहत हों और पर्यावरण व मजदूरों की सुरक्षा को अनदेखा न करें। यहाँ की जो भी सरकार की जिम्मेदारी है कि खनन के कायदे, जो भी कायदे नियम बनाए गए हैं उसके तहत हो और साथ में पर्यावरण और मजदूरों की सुरक्षा को अनदेखा न किया जाए, उसे नज़रअंदाज न किया जाए कि और वो क्या है, पर्यावरण भी सही ढंग से चले और मजदूर भी सुरक्षित रहें। सरकार कंपनियों को खनिज भंडारण, खोजने और उत्खनन की अनुमति देती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनियां उन शर्तों का पालन करें। यहाँ की कंपनियां जो भंडारण तो खोजने के लिए और उत्खनन की उन्हें अनुमति देती है और यह भी सुनिश्चित करती है कि कंपनियां उनके शर्तों पर ही कार्य करें। तीसरा, खनन से शुल्क या कर वसूलना। तीसरा बताया गया कि खनन से क्या करना है, शुल्क या फिर कर प्राप्त करना है।
सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि खनिजों से प्राप्त आय का उचित हिस्सा सरकार को शुल्क या टैक्स के रूप में मिले, जिसे वह देश के विकास कार्य में लगा सके। इसी तारतम्य में भारत में भी खनिज नीति में बदलाव होने लगा है। अब क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है, मतलब यह निर्धारित करती है कि जो भी सरकार को जो आय प्राप्त हो रहा है या शुल्क टैक्स के माध्यम से आय प्राप्त हो रहा है, वो उस पैसे को कहाँ लगाएगी, विकास कार्य में लगाए। और इसी मेल जोड़ से ही वो भारत में खनिज नीति में क्या है, बदलाव होना शुरू हो गया। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। मतलब भारत में जो आर्थिक उदारीकरण थे, जिससे क्या है, जो पहले उदारीकरण का अर्थ पहले समझ लो आप लोग कि नियमों व प्रक्रियाओं को आसान बनाकर, जो नियम और प्रक्रियाएं हैं उसको आसान बना करके लाइसेंस परमिट, जो वहाँ आने के जो भी लाइसेंस प्राप्त की गई उस परमिट राज को क्या करना है, कम करना है, जिससे क्या हो सके, विदेशी कंपनियां क्या है, हमारे यहाँ की जो प्रौद्योगिकी व तकनीकी के साथ मिल करके भारत में कारखाने लगा सके। उसकी शुरुआत कब हुई, 1991 में हुई। 1993 में सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिजों को भी अब निजी क्षेत्रों को देगी। अब क्या है, 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति के संबंध में एक घोषणा की और कहा कि सरकार क्या है, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, केंद्रीय जो सार्वजनिक सभी के लिए उपक्रमों के लिए आरक्षित, मतलब जो उनके आरक्षण में रखा गया था जो खनिज है, उसको क्या है, किसको देगी, निजी क्षेत्रों को देगी। सरकार का कहना था कि उसके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह पर्याप्त मात्रा में निवेश कर पाए और ना ही उसके पास इस काम के लिए तकनीकी विशेषज्ञता है। उनका सरकार का कहना था कि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है, इतनी क्या खनन के लिए या खनिज के लिए पैसे नहीं है कि वह पर्याप्त मात्रा में उस पर क्या कर सके, खर्च कर सके, और ना उनके पास इस काम के लिए तकनीकी विशेषज्ञ है, ऐसी कोई तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है कि उसके बारे में वो पता कर सके। इस कारण से देश खनिज उत्पादन में पिछड़ रहा है। इसी की वजह से क्या है, खनिज उत्पादन पीछे होते चला जा रहा है और खनिज की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग का लाभ नहीं उठा पा रहा है। जो खनिज की जो मांग है वो अंतर्राष्ट्रीय मांग है, उसे वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है या उससे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इस वजह से सरकार ने निजी व विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। मतलब जब वो उन आवश्यकताएं उनको पूरा करने की नहीं करने की वजह से सरकार ने क्या की, निजी कंपनियां और विदेशी कंपनियां थी उनको क्या है, खनिजों के खनन के लिए वो आमंत्रित करने का निर्णय लिया। 1994, 1999 और 2008 में खनिज कानूनों में संशोधन किए गए। मतलब 1994 और 1999 और 2008 में खनिज से संबंधित जो कानून बनाए गए थे उसमें परिवर्तन किया गया ताकि क्या हो सके, निजी निवेशक हो उस खनिजों के लिए खर्च करने वाले हैं और विदेशी कंपनियां आसानी से क्या कर सकेंगे, भारतीय खनन उद्योग में निवेश कर सकें। जो भारत में जो भी खनन उद्योग है उस पर वो खर्च कर सके। खनन के निजीकरण के कई प्रभाव पिछले 20 वर्षों में देखे गए, जिनका प्रभाव चिंताजनक है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में खनन का हिस्सा 2000 में 3% था, जो कि 2014 में घटकर 2.3 रह गया। मतलब पिछली स्थिति को देखा गया कि खनन में जो निजीकरण, मतलब निजी कंपनियों के द्वारा जो खनन हो रही थी उनको देखा गया, जो 20 वर्षों में देखे गए। किससे क्या था, जिसका प्रभाव चिंताजनक था। मतलब सोचनीय जनक थी कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद में जो खनन का जो हिस्सा था 2000 में 3% था और 2014 में वो 2.3 रह गया। इसमें जितने लोगों को रोजगार मिला वह इन 14 वर्षों में कैसा रहा, स्थिर रहा, रुका हुआ रहा। यानी ना आय बढ़ी और ना ही रोजगार मिला लोगों को। दूसरी ओर यह देखा गया कि खनन द्वारा उत्पादन बढ़ा, मगर इससे राज्य को आय
कम मिल रही। इसका मुख्य कारण यह रहा कि निजी कंपनियों को बहुत कम शुल्क में उत्पादन के ठेके दिए गए। यहाँ बताया गया है कि 2014 में जो स्थिति थी वो क्या थी, स्थिर रह गई, जिसमें ना तो आय बढ़ी और ना ही उत्पादन बढ़ा और ना ही इससे राज्य सरकार को जो कम आय मिलने लगी। मुख्य कारण इसका क्या था कि जो निजी कंपनियों को जो शुल्क दिया जा रहा था जो खनन के लिए, वो बहुत ठेके पे वो बहुत ही कम था। तीसरी समस्या यह रही कि निजी कंपनियां खनन के बाद खदानों को बिना किसी भरपाई के छोड़ देती है। कहा जाता है कि भारत में सैकड़ों बड़ी खदानें हैं जो अभी बंद हैं। तीसरी समस्या यहाँ ये बताई गई है कि जो निजी कंपनियां थी वो खनन के बाद उन जगहों को भरपाई के लिए बिना भरपाई के उसे छोड़ देती है। मतलब जो खड्डे बच जाते हैं या खुदाई से जो जगह हिस्से खुले रह जाते हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देती है। कहा जाता है, मतलब ऐसा बताया गया है कि भारत में ऐसे सैकड़ों खदानें हैं जो ऐसे ही खुली पड़ी हुई हैं खनन के बाद, जो अभी बंद है और पर्यावरण की विनाश की कहानी को बयां करती है, जो पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। खनन के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो? निजी कंपनियां जो केवल मुनाफा कमाने में रुचि रखती हैं, पर्यावरण संरक्षण में पैसे क्यों खर्च करेंगी? उन्हें इसके लिए कैसे वादे किया जाए? इन बातों पर अभी चर्चा चल रही है। इसके बारे में विचार किए जा रहे हैं, सामने पक्ष विपक्ष आ रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाए और जो कंपनियां अपने मुनाफे के लिए सिर्फ रुचि रखती हैं वो पर्यावरण संरक्षण के लिए पैसे कैसे खर्च करेंगी। इसके लिए इन सब बातों पर क्या है, चर्चा चल रही है और इसके लिए वादे भी किया जा रहा है। अब आगे देखते हैं, भारत में खनिज उन्हीं इलाकों में पाई जाती जहां जंगल अधिक है, जहां से नदियां निकलती हैं और जहां अधिकांश हमारे जनजाति समूह रहते हैं। खनन के कारण जंगल नष्ट हो रहे हैं। इसका एक आकलन के अनुसार 1981 से अब तक 1,86,000 हेक्टेयर जंगल खनन के लिए कटे हैं। यहाँ एक बातें बताई गई हैं कि जो खनिज वो ज़्यादातर कैसी जगहों पर पाई जाती है, जहाँ जंगल हो, नदियाँ हों और जहाँ पे ज़्यादातर अधिकांश जनजातीय समूह निवास करती हो। वो क्या है, खनन के लिए ऐसी जगहों को क्या है, खनन के लिए जंगलों को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा खनन और खनिजों की धुलाई के लिए स्थानीय जल स्रोतों का भयंकर प्रदूषण होता है। उस खनन के लिए, जहाँ खनन की वजह से खनिजों की धुलाई के लिए, मतलब उसे साफ करने के लिए जो स्थानीय वहाँ रहने वाले जो लोगों के द्वारा जल स्रोत बनाए गए हैं या तालाब हो गए, डैम हो गए या जो भी चीज़ें, तो उसमें क्या है, भयंकर प्रदूषण होता है। पर्यावरण के इस तरह से खराब होने से वहाँ रहने वाले लोगों की आजीविका खतरे में है। जो जल स्रोतों के उपयोग से, जिससे क्या है, धुलाई के लिए वो गंदे पानी गंदे हो जा रहे हैं। जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके जीवन को काफ़ी खतरा हो रहा है। कानून के अनुसार वहाँ रहने वाले जनजातीय समुदाय की सहमति से ही खनन किया जा सकता है, मगर अक्सर इस प्रावधान को सही तरीके से अमल नहीं किया जाता है। फलस्वरूप जनजातीय समुदाय संसाधन युक्त होने के बावजूद सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। कानून के अनुसार यहाँ बताया गया कि वहाँ रहने वाले जो जनजातीय समुदाय हैं उन्हीं की सहमति से ही खनन किया जाता है, लेकिन यह प्रावधान जो दी गई है वो सही तरीके से अमल नहीं किया जाता है। फलस्वरूप क्या होता है कि जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं वो साधन युक्त होने के बावजूद भी वो सुविधाओं से उन्हें वो लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इस संबंध में आपने नियमगिरी का उदाहरण राजनीतिक शास्त्र के अध्याय में पढ़ा होगा। आपको बता देते हैं कि नियमगिरी में क्या हुआ था कि ये उड़ीसा की एक घटना है जिसमें वहाँ के जनजातीय लोगों के द्वारा, महिला और पुरुषों के द्वारा जहाँ खनन प्राप्त हुई थी उन जगहों को उन्होंने घेर लिया। इसके संबंध में वो लोग काफ़ी, उन लोगों के बीच में तनाव रहा और बहुत लंबे समय के बाद उस नियमगिरी से उन्हें क्या है, उस नियमगिरी में रहने के लिए और वहाँ के जो संसाधन हैं उनका उपयोग होने उन्हें लाभ प्राप्त हुआ
और वहाँ के संसाधन से वो जो लोगों के द्वारा परेशान किए जा रहे थे उनसे वो बच गए। अब आगे देखते हैं खदानों का दोहन खदान क्षेत्र के बंद होने के पश्चात के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जो भी खदानें हैं उसका उपयोग खदान क्षेत्रों को बंद होने के पश्चात क्या है, उन खदानों को बंद करें, उसे सही तरीके से व्यवस्थित कर दें। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखना होगा। इसके तहत खदान भूमि को दोहन पूर्व की स्थिति में लाना अथवा उसे अन्य उत्पादक कार्य के लिए उपयोगी बनाना, उदाहरण खेती इत्यादि प्रमुख लक्ष्य है। खदान जब उन जगह की भूमि का खनन किया जाता है, खुदाई की जाती है, तो उसे पूर्व की स्थिति में लाना अति आवश्यक है तथा उसे उत्पादक कार्य मतलब उस पर ऐसे उत्पादक कार्य, फसल उत्पादन या कोई अन्य चीज के लिए उपयोगी कार्य बनाना होगा। सर्वप्रथम खदानी क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी की परत को खनन के पश्चात पुनः वनीकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है, ऊपरी मिट्टी के लिए उसकी परत को मजबूत बनाने के लिए उस पर पेड़ पौधे लगाए, जिससे क्या है वहाँ की मृदा मजबूत हो सके। वहाँ क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण भी करना होगा। साथ ही क्षेत्र के जैव ईंधन को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे क्षेत्रों में वन लगाए जाए, जो कि खादानी क्षेत्रों की परिस्थिति के पुनर्वास के लिए उपयोग है। वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे क्या है वहाँ ताकि लोग पुनः रह सके, उसे उपयोगी बनाया जा सके। खदानी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को हरी घास से सुरक्षा कवच द्वारा बचाया जा सकता है, या तो फिर क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव को बहने से रोकने के लिए उस पर हरी घास बिछाया जा सकती है या उगाया जा सकता है। कुल मिलाकर खनिज संपदा के उपयोग से संबंधित नीति से बढ़ते उत्पादन, स्थानीय लोगों की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा, इन सब बातों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि क्या है हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। खनिज संपदा के संबंध में जो नियम बना है उससे क्या है स्थानीय लोगों की जरूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा और उत्पादन भी बढ़े और साथ ही वह संतुलन बना रहे। अब आगे देखते हैं खनन प्रक्रिया क्या है, किन किन जगहों पर किस तरह के खनिज का कितना जमाव निक्षेप भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा उस देश राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। किन किन जगहों पर मतलब जिन जगहों पर खनिज प्राप्त होते हैं उस जगहों पर भूवैज्ञानिक मतलब भू के संबंध में जो वैज्ञानिक है उसको सर्वेक्षण विभाग के द्वारा देश या राज्य द्वारा खनिज विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्टों के माध्यम से सरकार ऐसी खनिज निक्षेपित भूमियों की नीलामी करती है। जिन जगहों पर क्या है भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त हो जाता है कि उन जगहों पर खनिज प्राप्त मिलने वाले हैं, तो उन जगहों की क्या करती है वो नीलामी करती है। नीलामी की प्रक्रिया में कई कंपनियां हिस्सा लेती हैं, मतलब उस नीलामी की जो प्रक्रिया है या उसे नीलामी किया जा रहा है उस समय कई कंपनियों को आमंत्रित किया जाता है। प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका लीज मिलती है उसे उस भूमि पर संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार होता है। अगर वो उसका नीलामी में जो भी मिलती है, लीज मिलती है, ठेका मिलता है, तो उस भूमि पर उससे संबंधित खनिज के उत्खनन का उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उनके प्रयोग। विश्व में 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। पूरे विश्व में कितने 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। ये सभी खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब इन खनिजों का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी या महत्वपूर्ण है। भारत में खान एवं खनिज विकास विनियम एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, यहाँ की 4 वर्गों में बांटा गया है। अब देखते हैं इन कौन कौन से हैं। पहला है परमाणु खनिज यूरेनियम, थोरियम। दूसरा है ऊर्जा खनिज कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। तीसरा धात्विक खनिज लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। चौथा है गौड़िया अधात्विक खनिज, भवन निर्माण कार्य में आने वाले खनिज जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर,
चूना पत्थर, कंकड़, बालू, इमारती पत्थर। ये 4 जो खनिज खान एवं खनिज विकास विनियम एक्ट के द्वारा 4 वर्गों में इसे बांटा गया है, जो परमाणु खनिज, ऊर्जा खनिज, धात्विक खनिज, गौड़ या अधात्विक खनिज में बांटा गया है। खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर खनिज को 2 वर्गों में बांटा गया है। खनिजों के गुणधर्म मतलब उसके गुणों के आधार एवं उनके संरचना के आधार पर खनिजों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है बताया गया है धात्विक, दूसरा है आपका अधात्विक खनिज। अब देखते हैं धात्विक खनिज में क्या बताएंगी। धात्विक खनिज को भी 2 उपवर्गों में बांटा जाता है। ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश है उसे क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, इसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट, ये चीज़ें क्या है जिसमें लौह अंश होता है। दूसरा है ऐसे खनिज जिसमें लौह अंश नहीं होता, जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम, ये चीज़ें जिसमें लौह अंश नहीं होता है। अब आगे देखते हैं अधात्विक खनिज में धातुएं नहीं होती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम और आदि बताया गया। और भी हैं जो अधात्विक खनिज में धातुओं में नहीं होती हैं। अब आगे देखते हैं खनिज का वितरण। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन हैं लौह अयस्क, कोयला, क्रोमाइट, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, पेट्रोलियम, यूरेनियम आदि। ये है खनिज का वितरण बताया गया है, जो खनिज संसाधन भारत के प्रमुख खनिज संसाधन हैं। तो बच्चों आज के लिए आप लोगों यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी आगे की क्लासेस हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, कौन कौन से खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूसरा, भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धात्विक खनिज क्या है। तीसरा, स्वतंत्रता के बाद पहला खनिज संबंधित कानून किस उद्देश्य से बना था। क्वेश्चन नंबर 4, कब विदेशी कंपनियों को उत्खनन के लिए अनुमति मिली। आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप लोग इसे पूरा करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।